तो बच्चों आप सभी का डाउट नेट पर बेटा जी बात कर रहे हैं किसकी, मानव जनन की, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है निषेचन। ठीक है, निषेचन के बारे में बात करेंगे, बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। निषेचन पढ़ने के बाद फिर लाऊंगा क्विज और लास्ट में दूंगा मैं आपको होमवर्क। ठीक है, चलें आगे। क्या बात करने वाले बेटा जी, निषेचन की। शुक्राणु आ रहे हैं, अंडाणु के पास गए, अंडाणु को भेद दिया, प्रक्रिया क्या कहला रही है, निषेचन। ठीक है, तो निषेचन का मीनिंग तो आपको समझ में आता है ना। अब आज बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। आइए बात करते हैं किसकी, निषेचन, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, निषेचन का मीनिंग, सबसे पहला बिंदु, निषेचन का मतलब क्या होता है, जब नर युग्मक मादा युग्मक के साथ संलयन करता है। क्या बोला, जब नर युग्मक मादा युग्मक के साथ संलयन करता है। संलयन का मतलब जुड़ता है। ठीक है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, निषेचन। सिंपल सा है, जानते हैं आप सभी। अब दूसरा बिंदु बेटा, ये निषेचन की खोज मनुष्यों में किसने करी थी? कौन सा वैज्ञानिक था जिसने सर्वप्रथम मनुष्यों में देखा निषेचन होते हुए? ठीक है, तो याद रखना उस वैज्ञानिक का नाम था क्या, हर्टविग। याद रखना, हर्टविग वो वैज्ञानिक था जिसने सर्वप्रथम मनुष्यों में निषेचन की खोज करी। निषेचन की खोज करी थी। ठीक है, याद रखना। ठीक है, हर्ट हृदय से याद रखना, हर्ट। ठीक है, और विग जो गंजा है, जिसने विग लगा रखी है, यानी बड़े अच्छे दिल का व्यक्ति था, गंजा था, विग लगाता था, उससे याद रख लेना कौन, हर्ट विग, जिसने सर्वप्रथम मनुष्यों में खोज करी थी किसकी, निषेचन की। सिंपल सा था। अब जरा सोचिए, इससे पहला जो अध्याय हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हमने पादपों की बात करी थी, प्लांट्स की बात करी थी ना, पादपों में, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन पढ़ा था, वहां पर भी तो निषेचन हुआ था ना। तो याद रखना, वहां पर निषेचन, पादपों में निषेचन की खोज किसने करी थी, तो ये भी याद रख लेना बेटा जी, वैज्ञानिक का नाम है स्ट्रासबर्गर। याद रखना, स्ट्रासबर्गर, इन्होंने सर्वप्रथम पौधों में, याद रखना किसमें, पौधों में निषेचन की खोज करी थी। तो आपसे कोई पूछे कि पौधों में निषेचन की खोज किसने करी थी, फर्टिलाइजेशन की, तो स्ट्रासबर्गर, बर्गर खाते हैं ना, उससे याद रख लेना, स्ट्रासबर्गर ने पौधों में, और हर्टविग ने मनुष्यों में निषेचन की खोज करी थी। निषेचन का मतलब क्या था, मैंने आपको बता दिया, जब नर युग्मक मादा युग्मक के पास जाता है और उससे जुड़ जाता है, उससे संलयन करता है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन। आई होप ये तीनों बिंदु क्लियर हो गए। चले पक्का। आइए चौथा बिंदु पढ़ते हैं बेटा जी, यहां पर ध्यान से सुनना। मनुष्यों की बात कर रहे हैं ना, अब देखना बेटा, यहां पर यह है एक मादा में गर्भाशय, और ये गर्भाशय, ये फैलोपियन नलिका, ये अंडाशय। ठीक है, अंडाशय से अंडोत्सर्ग हुआ और यहां से निकलकर यहां पर आकर बैठ गया है कौन, याद करिए, अंडाणु बोलूं कि द्वितीय अंडक बोलूंगा, याद करिए, पढ़ा हुआ है ना, कौन, द्वितीय अंडक। ठीक है, अब ऐसे यहां पर भी तो फैलोपियन नलिका है ना, यहां पर भी अंडाशय है ना, हो सकता है यहां पर भी हो। अब मैंने आपको बताया था, एक आर्तव चक्र में एक अंडाशय से क्या निकलता है, द्वितीय अंडक निकलता है, फिर एकांतरित रूप से एक बार इससे निकलेगा, फिर एक बार इससे निकलेगा। अब मान लो कोई मादा है, कोई स्त्री है, जिसके अंदर आर्तव चक्र में जो दायां अंडाशय है, राइट, उससे निकला है कौन, द्वितीय अंडक। ठीक है, अब इस फीमेल में, इस मादा में मान लेते हैं वीर्य सेचन किया किसने, एक नर ने, संभोग प्रक्रिया के दौरान, यहां पर वीर्य आ गया है, ये योनि भाग है, और यहां पर क्या आ गया है, वीर्य आ गया है। अब जरा सोचिए, इस वीर्य के अंदर शुक्राणु है ना,
अब जरा सोचिए, ये वीर्य किधर की तरफ जाएगा, इसमें जो शुक्राणु है किसकी तरफ पहुंचेंगे, आप सीधा बोलेंगे सर द्वितीय अंडक के पास पहुंचेंगे। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, क्या शुक्राणुओं के पास आंखें हैं, क्या नाक है, क्या जीभ है? आप बोलेंगे क्या, आंखें, नाक, जीभ, कान, ये है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं है। तो अब आप मुझे बताएं, इन शुक्राणुओं को कैसे पता लगेगा कि दाई फैलोपियन नलिका में द्वितीय अंडक बैठा हुआ है या बाई में? अब कई बच्चों से ये चीज मैंने पूछी, कई बच्चे बोलते हैं सर क्या होता है ना, ये शुक्राणु ऊपर की तरफ आ रहे हैं, ऊपर की तरफ जब ये आते हैं, ठीक है ना, मान लो पहले ये यहां घुस गए या यहां घुस गए, ठीक है, मान लो ये यहां पर घुसते हैं, यहां पर घुस गए, देखा यहां पर कुछ मिला नहीं, तो गाड़ी का जैसे बैक गियर लगाते ना, ऐसे बैक गियर लगाया और यहां से फिर यहां। अरे मैंने कहा प्रभु माफ करो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि पहले शुक्राणु यहां पर चक्कर मारकर आएगा, देखेगा कहां पर द्वितीय अंडक है, जहां पर मिल गया ठीक है, नहीं मिला, अगर यहां गलती से घुस गया तो बैक गियर लगाया और फिर इधर गया। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप बोलेंगे फिर कैसे होता है, आप मुझे बताएं। चुंबक देखिए आपने, चुंबक, आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल देखिए, है ना। अब आप मुझे बताएं, चुंबक जो होती है, विपरीत ध्रुव जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं ना। अब देखिएगा बेटा जी, जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं ध्यान से सुनना। जो शुक्राणु होता है ना, शुक्राणु जो होता है, और ये जो द्वितीय अंडक है, ये कौन है, द्वितीय अंडक, और ये कौन है, शुक्राणु, मान लो। ठीक है, तो जो द्वितीय अंडक है, मान लो ये द्वितीय अंडक है, ठीक है, और ये मान लो शुक्राणु है। तो जो द्वितीय अंडक होता है ना, इसके बाहर, या ये द्वितीय अंडक जो होता है, ये एक रसायन निकालता है। क्या बोला हमने, द्वितीय अंडक जो होता है एक रसायन निकालता है। अब एक स्त्री के अंदर द्वितीय अंडक यहां पर था, देखिएगा ध्यान से सुनना, समझना बेटा। द्वितीय अंडक जो था वो दाई फैलोपियन नलिका में था। अब ये जो है, ये द्वितीय अंडक एक रसायन निकाल रहा है। अब जरा सोचिए, वो रसायन दाई फैलोपियन नलिका में है कि बाई में है? सीधी सी बात है, दाई में। यहां से निकल रहा है, नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, इधर की तरफ आ रहे हैं। अब जरा सोचिए, शुक्राणु जो होता है ना, शुक्राणु, इसके ऊपर भी कुछ रसायन मिल रहे हैं, शुक्राणु के ऊपर भी कुछ रसायन मिल रहे हैं, और द्वितीय अंडक ने भी कुछ रसायन निकाले थे। अब जो द्वितीय अंडक ने रसायन निकाले हैं, उनका नाम है, याद रखना, फर्टिलाइजिन। याद रखना, क्या है नाम बेटा जी, फर्टिलाइजिन। ठीक है, और जो शुक्राणु के ऊपर जो रसायन मिल रहे हैं, केमिकल मिल रहे हैं, उनका नाम है एंटी फर्टिलाइजिन। अब फर्टिलाइजिन जो होते हैं वो एंटी फर्टिलाइजिन को आकर्षित करते हैं, उसको अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, शुक्राणु जब ऊपर की तरफ आएगा तो उसके फर्टिलाइजिन पर एंटी फर्टिलाइजिन आकर गिरेंगे, या एंटी फर्टिलाइजिन संपर्क में आएंगे। रसायन, फर्टिलाइजिन यहां पर है, यहां पर कौन है, फर्टिलाइजिन है ना, और यहां पर क्या आ रहे हैं, एंटी फर्टिलाइजिन आ रहे हैं। अब एंटी फर्टिलाइजिन फर्टिलाइजिन को जब आकर्षित करेंगे तो ये शुक्राणु 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 किधर की तरफ जाएगा, जहां से निकल रहे हैं कौन, फर्टिलाइजिन। अब आप जानते हैं फर्टिलाइजिन किससे निकल रहे हैं, द्वितीय अंडक से। तो इस प्रकार आकर्षण होता है किसका, शुक्राणु का, किधर की तरफ, द्वितीय अंडक की तरफ। ये कैसा आकर्षण होता है, ये रासायनिक आकर्षण होता है। रसायन जो है, जो द्वितीय अंडक से निकले हैं, वो शुक्राणु को आकर्षित कर रहे हैं, जिससे शुक्राणु किधर की तरफ जाते हैं, द्वितीय अंडक की तरफ जाते हैं। तो ये प्रक्रिया याद रखना कि कैसे शुक्राणुओं को पता लगता है कि द्वितीय अंडक कहां है। समझ में आ गया। तो इस रासायनिक आकर्षण से, याद रखना किससे, रासायनिक आकर्षण से पता लगता है किसको, शुक्राणुओं को, कि कहां पर है द्वितीय अंडक, वहां पर पहुंचना है। ठीक है, तो याद रखना फर्टिलाइजिन क्या है, एक रसायन है
एंटी फर्टिलाइजन भी क्या है, एक केमिकल है, एक रसायन है। कौन किसके ऊपर मिल रहा है ये जरूर याद रखना। एंटी फर्टिलाइजन शुक्राणु पे, फर्टिलाइजन किसने निकाला, द्वितीय अंडक ने। सिंपल सा था, कंफ्यूजन तो नहीं था। यह मैंने आपको सिंपल से 4 बिंदु बताए हैं, वापस से जरा जल्दी से देख लिए। सबसे पहले निषेचन का मीनिंग बता दिया। किसने खोज करी मनुष्यों में, हर्टविग ने। पादपों में स्ट्रासबर्गर ने। निषेचन करने के लिए शुक्राणुओं को अंडाणुओं के पास जाना था। शुक्राणुओं को कैसे पता लगेगा कि अंडाणु या द्वितीय अंडक के पास कैसे पहुंचना है, तो भैया द्वितीय अंडक जिस भी फैलोपियन नलिका में होएगा उधर की तरफ से क्या निकाल रहा है, एक रसायन जिसका नाम है फर्टिलाइजन, जो आकर्षित करेंगे किसको, एंटी फर्टिलाइजन को। एंटी फर्टिलाइजन किसके ऊपर मिल रहा है, शुक्राणु के पास। तो फर्टिलाइजन एंटी फर्टिलाइजन को जब आकर्षित करेंगे तो शुक्राणु किधर की तरफ पहुंचेगा, द्वितीय अंडक के पास पहुंचेगा। सिंपल। चलें आगे। अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा जी यहां पर निषेचन की अवस्थाएं। ठीक है, आइए निषेचन की अवस्थाएं पढ़ने वाले हैं, यानी निषेचन के दौरान कौन कौन सी अवस्थाएं हो रही है, कौन कौन सी स्टेजेस आ रही है, कौन कौन सी अवस्थाएं। देखिए सबसे पहली अवस्था जो होती है निषेचन के लिए, निषेचन के दौरान सबसे पहली अवस्था जो होती है उसका नाम है वीर्य स्खलन। अब सीधी सी बात है, वीर्य स्खलन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंसेमिनेशन, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि वीर्य स्खलन का मीनिंग क्या था, याद करिए, बताया था, अच्छे से याद करिए। वीर्य स्खलन का मतलब क्या होता है, वास्तविक मतलब क्या होता है, जब एक नर अपने वीर्य को संभोग प्रक्रिया के दौरान मादा योनि में क्या करता है, स्थानांतरित करता है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, वीर्य स्खलन। जब एक नर ने अपने वीर्य को मादा योनि में स्थानांतरित किया, कब, संभोग प्रक्रिया के दौरान, तो वो प्रक्रिया क्या कहला रही है, वीर्य स्खलन। यानी एक नर अपने वीर्य को मादा शरीर में स्थानांतरित कर रहा है। ठीक है, तो वीर्य स्खलन जब होता है तो कितना वीर्य एक नर मादा योनि में स्थानांतरित करता है, ध्यान से सुनना। लगभग वीर्य स्खलन जो होता है एक बार में लगभग 3 से 5 ml वीर्य स्थानांतरित होता है, या स्खलित होता है, या मैं बोलूंगा वीर्य का स्खलन जो होता है वो लगभग 3 से 5 ml होता है। अब इस 3 से 5 ml वीर्य में कितने शुक्राणु होते हैं, तो बेटा जी लगभग 30 से 40 करोड़ शुक्राणु होते हैं। कितने शुक्राणु होते हैं, 30 से 40 करोड़ शुक्राणु होते हैं इतने वीर्य में। ठीक है, यानी मादा शरीर में लगभग 30 से 40 करोड़ क्या आ चुके हैं, शुक्राणु आ चुके हैं। कंफ्यूजन नहीं ना। चलें आगे, अब इधर देखना बेटा। मान लो यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर 30 से 40 करोड़ कौन आ गए, जरा सुनना समझना। 30 से 40 करोड़ कौन आ गए, आप बोलेंगे सर शुक्राणु आ गए। मैंने कहा चलो जी ठीक है। अब आगे ये जो 30 से 40 करोड़ आए हैं, यहां पर आए हैं किसमें, योनि भाग में। यहां पर ये योनि क्षेत्र है, ये वाला योनि क्षेत्र है। यहां पर लगभग योनि भाग में 30 से 40 करोड़ क्या आ चुके हैं, शुक्राणु आ चुके हैं। अब आगे, अब इन 30 से 40 करोड़ में से सिर्फ ध्यान से सुनना, सिर्फ यहां से यहां यानी द्वितीय अंडक तक 100 से 200 द्वितीय अंडक तक पहुंचते हैं। क्या बोला कि भैया यहां पर जो 30 से 40 करोड़ स्थानांतरित किए गए हैं उनमें से केवल 100 से 200 यहां पहुंच रहे हैं, बाकी कहां गए। अरे भैया करोड़ों की संख्या में निकाले 30 से 40 करोड़, जिसमें से केवल 100 से 200 ही पहुंचे फैलोपियन नलिका में। यहां पर फैलोपियन, बाकी कहां गए, तो बाकी जो है बचे हुए जो थे वो बाकी जो हैं वो नष्ट हो गए।
बाकी जो है वो नष्ट हो गया। अब आप बोलेंगे कौन नष्ट कर रहा है, किसने नष्ट किया? यही है ना, यही है ना। देखिए अभी पहला ही चरण चल रहा है हमारे निषेचन का, जिसमें हम बात कर रहे हैं वीर्य स्खलन। वीर्य स्थानांतरित कर दिया संभोग प्रक्रिया के दौरान, किसने? नर ने। किसने? मादा योनि में। कितना वीर्य? 3 से 5 ml, जिसमें इतने करोड़ क्या थे? शुक्राणु थे। लेकिन इनमें से केवल 100 से 200 ही क्या बोला कि भैया यहां पर जो 30 से 40 करोड़ स्थानांतरित किए गए हैं, उनमें से केवल 100 से 200 यहां पहुंच रहे हैं, बाकी कहां गए? अरे भैया करोड़ों की संख्या में निकाले 30 से 40 करोड़, जिसमें से केवल 100 से 200 ही पहुंचे फैलोपियन नलिका में। यहां पर फैलोपियन, बाकी कहां गए? तो बाकी जो है, बचे हुए जो थे वो बाकी जो हैं वो नष्ट हो गए। बाकी जो है वो नष्ट हो गए। अब आप बोलेंगे कौन नष्ट कर रहा है, किसने नष्ट किया? यही है ना, यही है ना। देखिए अभी पहला ही चरण चल रहा है हमारे निषेचन का, जिसमें हम बात कर रहे हैं वीर्य स्खलन। वीर्य स्थानांतरित कर दिया संभोग प्रक्रिया के दौरान, किसने? नर ने। किसने? मादा योनि में। कितना वीर्य? 3 से 5 ml, जिसमें इतने करोड़ क्या थे? शुक्राणु थे। लेकिन इनमें से केवल 100 से 200 ही फैलोपियन नलिका में गए, बाकी हमने बोला क्या हो गए हैं? नष्ट हो गए। अब आप बोलेंगे कौन नष्ट कर रहा है? यहां पर जो पहुंचे थे 30 से 40 करोड़, उनमें से 100 से 200 केवल यहां तक पहुंचे, बाकी जो करोड़ हैं, इतने सारे करोड़ जो हैं वो कहां है? हमने बोला नष्ट हो गए। कौन कर रहा है नष्ट? तो आइए ध्यान से सुनना, शुक्राणुओं को नष्ट कौन कर रहा है? ध्यान से सुनना बेटा, उन शुक्राणुओं को नष्ट कौन कर रहा है ना? अब ये शुक्राणु 2 तरीके से नष्ट होते हैं। पहला, ध्यान से सुनना, योनि भाग जो होता है मादा का, ध्यान से सुनना, योनि भाग जो होता है ये वाला, इस भाग में ये जो योनि क्षेत्र है, इस योनि क्षेत्र में वातावरण जो होता है, यानी यहां पर इस योनि क्षेत्र में जो वातावरण होता है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है। अब जरा सोचिए, याद करिए, क्या शुक्राणु अम्लीय वातावरण में जिंदा रह पाते हैं क्या? नहीं, मर जाते हैं ना। तो बेटा जी अधिकतम, ध्यान से सुनना, अधिकतम शुक्राणु जो है वो नष्ट हो जाते हैं। कहां पर? योनि क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि योनि में क्या मिल रहा है? अम्लीयता मिल रही है, एसिडिटी मिल रही है, एसिडिक वातावरण मिल रहा है, जो शुक्राणु झेल नहीं पाते हैं, और करोड़ों की संख्या में, यानी अधिकतम शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। कहां पर? यहीं पर नष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि योनि में कैसा वातावरण होता है? अम्लीय। सिंपल। चलें आगे। तो ये पहला रीजन था, पहला कारण था शुक्राणु के नष्ट होने का। दूसरा, अब ध्यान से सुनना, दूसरा समझने से पहले आप मुझे बताएं, आप सभी ने ये नाम सुना हुआ है WBC? सुना हुआ है? WBC का एक और नाम होता है। अच्छा, WBC को हमें क्या बोलते हैं? फुल फॉर्म पता है? व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिका। इनको व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स भी बोलते हैं। ठीक है, श्वेत रक्त कणिका। ठीक है, इनका एक और नाम होता है, याद रखना, ल्यूकोसाइट। याद रखना, क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे ये क्यों बता रहे हैं? आप मुझे बताएं, ये WBC हमारे अंदर क्या कार्य करती है? हमारे अंदर क्या ये हमारे शरीर के एक सैनिक हैं, जो हमारे अंदर अगर कोई बाहरी पदार्थ हमारे शरीर में जाता है उनको मारने की कोशिश करते हैं? सोचिए, क्या ये हमारा प्रतिरक्षा तंत्र नहीं बनाते? क्या हमारी ये रक्षा नहीं करते हैं? किससे? जो बाहर से चीज हमारे अंदर आती है उससे रक्षा करती है ना। कौन? WBC। ठीक है, तो WBC क्या है? हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बनाते हैं। अब सोच समझकर आंसर देना बेटा। एक मादा के शरीर में क्या शुक्राणु आए दिन आते रहते हैं? क्या रोज आते रहते हैं क्या शुक्राणु? क्या भरे रहते हैं क्या शुक्राणु मादा के शरीर में नॉर्मली? नहीं ना।
एक प्रक्रिया से आए जिसको हमने बोला संभोग। अब जरा सोचिए, क्या मादा के शरीर में एक बाहरी पदार्थ आ रहा है? जैसे हमारे शरीर में कोई रोगाणु आता है, बाहरी पदार्थ आता है, तो हमारा शरीर उसको मारता है, WBC मारती है। अब जरा सोच समझकर मुझे बताएं, इस जनन पथ में, इस मादा के जनन पथ में एक बाहरी पदार्थ आ रहा है, शुक्राणु आ रहे हैं, एक बाहरी कोशिका है, एक बाहरी पदार्थ है, तो क्या ये मादा का शरीर, क्या ये मादा जनन पथ जो है, क्या ये मादा जनन पथ में WBC स्त्रावित होगी? क्या वो WBC इन शुक्राणुओं को मारेगी या नहीं मारेगी? बिल्कुल मारेगी। तो ये जो योनि भाग है ना, कौन सा योनि भाग, इसी योनि भाग की जो दीवारें हैं, इसी योनि भाग की जो दीवारें हैं वो क्या करती हैं? WBC स्त्रावित करती हैं। क्या बोला? योनि क्षेत्र की भित्ति यानी दीवार क्या स्त्रावित करती है? याद रखना, WBC। क्यों स्त्रावित करे? क्योंकि एक बाहरी पदार्थ आ रहा है। कौन आ रहा है? शुक्राणु। तो ये WBC क्या कर देंगी? नष्ट कर देंगे। किसको? शुक्राणुओं को। तो दो तरीके से शुक्राणु क्या हो रहे हैं? नष्ट हो रहे हैं। करोड़ों की संख्या में शुक्राणु क्या हो रहे हैं? नष्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? अधिकतम तो इसलिए हुए क्योंकि योनि में आते ही क्या मिला? अम्लीय वातावरण, धड़म, मर गए। और जो बच रहे हैं उनको WBC मार रही है। क्यों मार रही है? क्योंकि वो एक बाहरी कण की तरह, बाहरी पदार्थों की तरह आ रहे। जब बाहरी पदार्थों की तरह आ रहे हैं तो शरीर के लिए तो वो एक तरीके से रोगाणु हुए, मादा शरीर के लिए, तो मादा शरीर की WBC उनको क्या करेगी? मारेगी। अब आप बोलेंगे सर इतने सारे करोड़ों को मार दिया, ये 100 से 200 जो हैं इनको नहीं मार पाई, इनको नहीं मार पाया अम्लीय वातावरण, इन 100 से 200 को नहीं मार पाई WBC, ऐसा क्यों? तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा। दूसरा, या मैं बोलूंगा दूसरी अवस्था, पहली क्या थी बेटा? हमने बोला क्या? वीर्य स्खलन। दूसरी जो अवस्था है उसे हम बोलते हैं, ध्यान से सुनना, शुक्राणु संधारण, स्पर्म कैपेसिटेशन। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है? ध्यान से सुनना बेटा, ये वर्ड दिख रहा है आपको, कैपेसिटेशन। ये कैपेसिटेशन वर्ड किससे आया है? कैपेसिटी। और कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? क्षमता होता है ना। अब जरा सोचिए, मैंने बोला शुक्राणुओं ने, स्पर्म्स ने एक क्षमता धारण करी। क्या बोला? शुक्राणुओं ने एक क्षमता, एक कैपेसिटी धारण करी। किसने? ये जो 100 से 200 थे ना, जो अम्लीय वातावरण को भी झेल लिए, WBC के प्रभाव को भी झेल लिए और फुर्र करके जल्दी से पहुंच गए किसके पास? द्वितीय अंडक के पास। यानी ये जो 100 से 200 जो हैं, इनके ऊपर अम्लीय वातावरण का प्रभाव भी नहीं पड़ा और WBC इनको मार भी नहीं पाई, WBC की नजर में भी नहीं आए। यानी क्या ये 100 से 200 शुक्राणुओं ने क्या करी? एक कैपेसिटी, एक क्षमता धारण करी या नहीं करी? करी ना। कैसे? आप बोलेंगे कैसे, है ना? तो याद करिए, शुक्राणु की संरचना में कहीं माइटोकॉन्ड्रिया याद आ रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया याद आ रहा है? क्या दे रहा था बेटा माइटोकॉन्ड्रिया? ऊर्जा दे रहा था। अब मैं आपसे बोलूं, एक शुक्राणु जिसके अंदर 5 माइटोकॉन्ड्रिया, एक शुक्राणु जिसके अंदर 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया, समझ में आया? एक शुक्राणु जिसमें 5 माइटोकॉन्ड्रिया, एक शुक्राणु जिसमें 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया, किसमें ज्यादा ऊर्जा होगी? सोचिए, जिसमें 5 लाख है। अब इतनी ऊर्जा आएगी कि फुर्र करके जल्दी से निकल जाएगा। तो जरा सोच समझकर मुझे बताएं, ये जो 100 से 200 जो शुक्राणु हैं, ये जो 100 से 200 शुक्राणु होंगे, इन 30 से 40 करोड़ शुक्राणुओं में से 100 से 200 शुक्राणु ऐसे होंगे जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या इतनी ज्यादा होगी, इतनी ज्यादा होगी कि जैसे ही यहां पर पहुंचेंगे, जैसे यहां पर पहुंचे, अम्लीय वातावरण के प्रकोप से और WBC के प्रकोप से बच गए,
बचते बचाते जल्दी से फुर्र से जल्दी से कहां पर पहुंच गए, फैलोपियन नलिका तक पहुंच गए। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा ऊर्जा थी कि झट से जल्दी से फुर्र से जल्दी से कहां पर पहुंच गए, फैलोपियन नलिका तक पहुंच गए। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा ऊर्जा थी कि झट से जल्दी से पहुंच गए हैं। ये क्षमता किसकी? शुक्राणुओं की। क्या कहलाएगी? शुक्राणु संधारण, यानी शुक्राणुओं का, स्पर्म्स का कैपेसिटेशन। ठीक है, तो ये इन शुक्राणुओं ने धारण करी है, इन 100 से 200 शुक्राणुओं ने धारण करी है क्या? एक क्षमता, एक कैपेसिटी, एक एबिलिटी, एक पावर, है ना, कि ये 100 से 200 ने इतनी क्षमता प्राप्त कर ली, इतनी ज्यादा माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर थे, इतनी ज्यादा ऊर्जा भर गई कि अम्लीय वातावरण को चीरते हुए डब्ल्यूबीसी के बिना नजर में आए जल्दी से पहुंच गए किसके पास? फैलोपियन नलिका के पास। ये दूसरा चरण क्या कहलाएगा बेटा जी? शुक्राणु संधारण। जरा सोच समझकर मुझे बताएं, क्या ये सिंपल सी चीज समझ में आ गई है? कितने अवस्थाएं हो चुकी हैं निषेचन की? आप बोलेंगे सर 2। अब तीसरी अवस्था, तीसरी जो अवस्था है, ध्यान से सुनना, उसको हम बोल रहे हैं शुक्राणु भेदन। शुक्राणु भेदन। अब आप बोलेंगे शुक्राणु भेदन क्या है? अरे भैया, भेदना मतलब किसी चीज के अंदर छिद्र करना, किसी चीज को तोड़ना। अब जरा सोचिए, शुक्राणु किसको भेदने वाला? आइए ध्यान से देखिए बेटा, आपको याद आ रहा है ये द्वितीय अंडक है, अगुणित है, जिसके बाहर थोड़ी सी खाली जगह है और फिर एक झिल्ली है। याद आ रहा है? क्या नाम था इस झिल्ली का? जोना पेलुसिडा। ठीक है, और फिर कोशिकाओं का स्तर है, क्या नाम था? कोरोना रेडिएटा। याद आ रहा है? बताया था। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये शुक्राणु आया, याद आ रहा है? इस शुक्राणु के अग्रभाग में, याद करिए क्या था? अग्रपिंडक था या नहीं था? याद आ रहा है? था। कौन था बेटा जी? अग्रपिंडक। याद आ रहा है? जिसको हमने एक्रोसोम बोला था। और इस एक्रोसोम में क्या भरे पड़े थे? कोई भी जल्दी से सोच समझकर मुझे बता दीजिए, इस एक्रोसोम में क्या भरे पड़े थे? पाचनीय एंजाइम थे ना। अब ये जो है ना, ये एक्रोसोम के आगे जो झिल्ली है, ध्यान से सुनना, ये जो एक्रोसोम के आगे जो झिल्ली मिल रही है ना, झिल्ली, ये झिल्ली, ध्यान से सुनना, जब शुक्राणु ना बेटा, वो 100 से 200 शुक्राणु जिनके अंदर क्या आ गई थी? संधारण क्षमता आ गई थी, जो फुर्र से करते हुए यहां पर आ रहे थे, आते समय, ध्यान से सुनना, आते समय, आते समय, आते समय इनकी ये जो आगे की जो झिल्ली है ना, अग्रपिंडक के आगे की जो झिल्ली है, ये हल्की हल्की ना टूटने लग जाती है। ध्यान से सुनना, ये ना हल्की हल्की इस तरीके से टूटने लग जाती है। ठीक है, तो संधारण के समय 100 से 200 शुक्राणु जिन्होंने संधारण की क्षमता पाई थी, कैपेसिटी पाई थी पहुंचने की, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा थी, पहुंचते समय उनकी आगे की जो टोपी थी, अग्रपिंडक जो थी, उसके आगे जो झिल्ली थी ना, वो हल्की हल्की टूट जाती है। ठीक है, अब जरा सोचिए, शुक्राणु आया, इसके अग्रपिंडक एक्रोसोम के आगे झिल्ली जो है वो हल्की हल्की टूट गई है। अब क्या होएगा? ध्यान से देखना, ये जो झिल्ली जो है हल्की हल्की टूटी हुई है ना। अब क्या होएगा? पहुंचते ही आगे की जो झिल्ली है वो पूरी टूट गई है, आगे की, बिल्कुल आगे की ये झिल्ली पूरी की पूरी क्या हो गई है? टूट गई है। अब जरा सोचिए, जैसे ये पूरी की पूरी टूट जाएगी, टूटते ही ये अग्रपिंडक एक्रोसोम जिसके अंदर क्या भरे पड़े हैं? पाचनीय एंजाइम, ये पाचनीय एंजाइम क्या करेंगे? छेद करेंगे या नहीं करेंगे? जरा सोचिए, क्या करेंगे? छेद करेंगे। किसमें छेद करेंगे? दिमाग लगाएं, किसमें छेद करेंगे? क्या ये यहां से कोरोना रेडिएटा को हटाएंगे? हाँ। क्या ये यहां से कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा को हटाएंगे? हाँ, हटाएंगे। और क्या करेंगे? देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना, ये हमारी कोरोना रेडिएटा है ना,
कोरोना रेडिएटा जरा सोचिए आगे से हट गई है, जहां से शुक्राणु आया वहां से हट गई है। किसने हटा दिया? एक्रोसोम के अंदर भरे पाचनीय एंजाइमों ने तोड़ दिया, हटा दिया यहां से। किसको? कोरोना रेडिएटा को। और छेद किसमें कर दिया? जोना पेलुसिडा में कर दिया। और क्या किया? अब देखना और क्या किया। और इस अंडाणु की, ये तो याद है ना भैया, ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि शुक्राणु जब टच करता है, पहले बता चुका हूं, शुक्राणु जब टच करता है तो द्वितीय अंडक अंडाणु में बदल जाता है, द्वितीय ध्रुवीय काय बना था, द्वितीय ध्रुवीय पिंड बना था, वो नष्ट हो गया, तो वो बताने की जरूरत नहीं है ना। ये तो अब क्या बन चुका? अंडाणु बन चुका है, ये तो याद है ना, कहीं ये भी भूल गए हैं? याद है ना। तो अब ये कौन था? अंडाणु था ना। अब इस अंडाणु की जो प्लाज्मा झिल्ली है, उस अंडाणु की प्लाज्मा झिल्ली को शुक्राणु की प्लाज्मा झिल्ली से जोड़ दिया। यानी सोच समझकर मुझे बताना मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई, ध्यान से सुनना, वापस से सुनना। जैसे शुक्राणु आया तो एक्रोसोम के आगे जो झिल्ली थी वो नष्ट हो गई थी। एक्रोसोम के आगे झिल्ली नष्ट हो गई थी। ठीक है, फिर हमने क्या देखा? जब एक्रोसोम के आगे की झिल्ली नष्ट हो गई तो अब एक्रोसोम काम कर सकता है। एक्रोसोम के पाचनीय एंजाइम, एक्रोसोम के पाचक एंजाइम कार्य करेंगे। अब क्या कार्य करेंगे ये आपको पता है। किसको तोड़ा? कोरोना रेडिएटा को तोड़ दिया, वहां से जोना पेलुसिडा को तोड़ दिया। किस किस को तोड़ा बेटा? कोरोना रेडिएटा को तोड़ दिया, तोड़ दिया। देखिए जरा यहां से, ये कोरोना रेडिएटा इस जगह से टूट गई, हट गई। जोना पेलुसिडा जो थी ये वाली, ये जोना पेलुसिडा जो थी वो हट गई। और जो अंडाणु की जो प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली थी उसको जोड़ दिया। किससे? शुक्राणु की, वो जो टूट गई थी उससे जोड़ दिया। यानी ये झिल्ली और शुक्राणु की आगे जो टूटी हुई झिल्ली थी दोनों को जोड़ दिया। यानी फिर से देख लीजिए, पाचक एंजाइम क्या कार्य करेंगे? कोरोना रेडिएटा को तोड़ देंगे, पाचन कर देंगे, तोड़ेंगे। जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा को तोड़ेंगे। ठीक है, और आखिरी किसकी? अंडाणु की प्लाज्मा झिल्ली को शुक्राणु की प्लाज्मा झिल्ली से जोड़ देंगे। यहां तो तोड़ेंगे तोड़ेंगे तोड़ेंगे, तोड़ते जा रहे और फिर अंडाणु की प्लाज्मा झिल्ली को शुक्राणु की प्लाज्मा झिल्ली से जोड़ देंगे। अंडाणु और शुक्राणु, अंडाणु और शुक्राणु की कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली को जोड़ देंगे। ठीक है, अब जरा सोचिए, ये तीन कार्य हुए। शुक्राणु जब भेदने के लिए आया तो सबसे पहले हमने क्या बोला? एक्रोसोम, जब शुक्राणु आ रहा था वो 100 से 200 जब आ रहे थे तो उनमें से 100 से 200 में से जो सबसे पहला पहुंचा, ध्यान से सुनना, वो जो 100 से 200 जब ऊपर की तरफ आ रहे थे ना, ये जो 100 से 200 जो ऊपर की तरफ आ रहे थे, जिनके अंदर संधारण की क्षमता आ गई थी क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत ज्यादा थी, जिन्होंने अम्लीय वातावरण को भी झेल लिया और ल्यूकोसाइट यानी WBC के प्रभाव को भी झेल लिया और पहुंच गए हैं। अब वो जो 100 से 200 थे उनमें से जो सबसे पहला यहां पर आकर टच किया, टच करते ही द्वितीय अंडक अंडाणु में बदल गया, द्वितीय ध्रुवीय पिंड बना, द्वितीय ध्रुवीय पिंड तो खत्म हो गया, बचा क्या? अंडाणु। अब क्या हुआ? जैसे ये जो 100 से 200 में से जो पहला आया था या उसके पीछे जो आ रहे थे, उनकी आगे एक्रोसोम के आगे जो झिल्ली थी वो थोड़ी थोड़ी टूटती जा रही थी, हमने देखा। फिर जब वो बिल्कुल
पहुंच गया ना पहला वाला, तो उसकी बिल्कुल हट गई झिल्ली, जिससे एक्रोसोम के पाचक एंजाइम अब पाचन कर देंगे, तोड़ देंगे। किस किस को तोड़ा? कोरोना रेडिएटा को तोड़ दिया, और जोना पेलुसिडा को तोड़ दिया, और अंडाणु की प्लाज्मा झिल्ली को शुक्राणु की प्लाज्मा झिल्ली से जोड़ दिया। खत्म। किसका कार्य? एक्रोसोम का कार्य खत्म। बस इतना था एक्रोसोम का कार्य। अब जरा सोचिए, एक्रोसोम जब कार्य कर लेगा तो एक्रोसोम भी तो खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आप बोलेंगे हाँ सर एक्रोसोम खत्म। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ साहब। एक्रोसोम के अंदर पाचन एंजाइम थे, उन एंजाइमों ने अपना कार्य कर दिया। जब एंजाइमों ने अपना कार्य कर दिया तो खत्म होता गया। भाई एंजाइम है, कार्य करते जा रहे, नष्ट होते जा रहे, कार्य करते जा रहे, खत्म होते जा रहे, कार्य करते गए, तोड़ते गए और जोड़ दिया और खत्म। अब जरा सोचिए, रास्ता साफ हो गया ना, रास्ता साफ किसके जाने का? जाने से पहले जरा सोचिए, आपको ये एक संरचना दिख रही है, ये जो किसके जुड़ने से बनी है? अंडाणु और शुक्राणु की प्लाज्मा झिल्ली के जुड़ने से बनी है। ये जो संरचना बनी है इसे बोला जाता है, याद रखना, निषेचन शंकु, फर्टिलाइजेशन कोन। अब जरा सोचिए, ये जो निषेचन शंकु जो बना है, इस निषेचन शंकु से होते हुए यहां पर आप बोलेंगे सर क्या आएगा? जरा सोचिए, इस निषेचन शंकु से होते कौन आएगा? आप बोलेंगे सर ये तो बहुत संकरा रास्ता है, इससे ये केंद्रक कैसे आ जाएगा? बेटा ये सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक है? इतना रास्ता होगा कि यहां से यहां कौन आ जाएगा, सीधी सी बात है। अब यहां पर कौन आ जाएगा? जरा सोचिए, अंडाणु के अंदर ये जो अंडाणु है इसके अंदर कौन आ जाएगा? खुद का केंद्रक तो है, शुक्राणु का केंद्रक भी आ गया, और कौन आएगा? याद करिए, यहां से यहां और कौन आएगा? मैंने आपको बताया कौन? समीपस्थ तारक केंद्र आएगा। किसका? शुक्राणु का, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिर से नहीं बताऊंगा क्यों आएगा, ये बता दिया था, ठीक है? तो दो चीजें यहां से यहां आ रही हैं, शुक्राणु का केंद्रक आ रहा है और उसका समीपस्थ तारक केंद्र आ रहा है। बाकी सारी संरचना शुक्राणु की हो जाएगी नष्ट। अब जब शुक्राणु की संरचना नष्ट हो जाएगी तो ये झिल्ली वापस से बन जाएगी, बंद हो जाएगी। अब जब ये बंद हो जाएगी तो ये वापस से घिर जाएगी जोना पेलुसिडा से। बाहर कौन है? कोरोना रेडिएटा है। अब आप मुझे बताएं अब क्या होएगा? अब इसके बाद ये दोनों केंद्रक फ्यूज हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और जब ये फ्यूज हो जाएंगे, जब ये दोनों केंद्रक जुड़ जाएंगे, तो अब आप मुझे बताएं ये जो संरचना इन दोनों केंद्रक के जुड़ने से बनेगी, ये संरचना क्या कहलाएगी? युग्मनज, ज़ायगोट। इसको हम क्या नाम देंगे? युग्मनज। तो सोच समझकर मुझे बताएं, क्या यहां पर शुक्राणु ने भेदा और भेदने के बाद अपना केंद्रक और समीपस्थ तारक केंद्र अंदर भेज दिया? कहां से होते हुए? एक शंकु से होते हुए। शंकु का नाम क्या था? निषेचन शंकु। इस निषेचन शंकु से होते हुए अंदर कौन आ गया? शुक्राणु का केंद्रक और समीपस्थ तारक केंद्र। जब आ जाएंगे तो दोनों के केंद्रक किसके? अंडाणु के और शुक्राणु के दोनों जुड़ जाएंगे और ये समीपस्थ तारक केंद्र यहां रहेगा। अब जरा सोचिए, ये प्रक्रिया जो यहां पर हुई है, ये है कौन सा? तीसरा चरण था। अब ये है हमारा चौथा चरण, जिसको हमने बोला है वास्तव में क्या? निषेचन। तो निषेचन फाइनली कब हुआ? संलयन कब हुआ? संयुग्मन कब हुआ? ये दोनों कब जुड़े हैं? दोनों के केंद्रक तो चौथे चरण में जुड़े हैं। किसके? निषेचन की अवस्थाओं में हमने देखा कि निषेचन वास्तव में चौथे चरण में हो रहा था, चौथी अवस्था था। सबसे पहले क्या हुआ? एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूं, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूं, सबसे पहली जो अवस्था थी वो क्या थी? ध्यान से सुनना। वीर्य स्खलन। एक नर ने अपने वीर्य को संभोग प्रक्रिया के दौरान मादा योनि में क्या कर दिया था? स्थानांतरित। यहां पर क्या आ गया था? वीर्य। अब यहां पर एक बार
वीर्य स्खलन करने पर 3 से 5 ml वीर्य आ रहा था, जिसमें लगभग 30 से 40 करोड़ क्या थे? शुक्राणु, जिसमें से 100 से 200 ही द्वितीय अंडक तक पहुंचेंगे। बाकी क्या हो रहे हैं? नष्ट हो रहे हैं। क्यों नष्ट हो रहे हैं? बताया, योनि में अम्लीय वातावरण था जो अधिकतर शुक्राणु को नष्ट कर देगा, और ये शुक्राणु एक बाहरी पदार्थ के रूप में मादा शरीर में जा रहे हैं, तो मादा शरीर में योनि भाग में WBC यानी ल्यूकोसाइट का होएगा निर्माण, जो क्या करेगी? वो भी शुक्राणु को नष्ट करेगी। लेकिन इन 30 से 40 करोड़ में से केवल 100 से 200 जो है उनके अंदर क्षमता है, उनके अंदर कैपेसिटी है क्या? इस माध्यम को झेलने की। इस कैपेसिटी को हमने क्या बोला? शुक्राणु का संधारण क्षमता। ठीक है, क्यों थी? क्योंकि इन शुक्राणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत ज्यादा थी, इतनी ऊर्जा थी कि वो इस वातावरण को इन WBC के प्रकोप से बचते हुए पहुंच जाएंगे। कहां पर? फैलोपियन नलिका में। ये दूसरा चरण था किस चीज का? शुक्राणु का संधारण। अब जब शुक्राणु पहुंचे 100 से 200, उनमें से सबसे पहला जैसे ही आकर टच किया, टच करते ही वो द्वितीय अंडक अंडाणु में बदल गया और द्वितीय ध्रुवीय काय बना। द्वितीय ध्रुवीय काय खत्म हो गया, अंडाणु रह गया है। अब ये शुक्राणु जब पहुंचे थे तो इनके एक्रोसोम के आगे जो झिल्ली थी वो हट रही थी, धीरे धीरे हट रही थी। पहुंचते पहुंचते बिल्कुल हट गई। जैसे ही पहला वाला पहुंचा बिल्कुल हट गई है, और हटने के बाद एक्रोसोम अब अपना कार्य करने लग जाएगा। जैसे कार्य करेगा तो कोरोना रेडिटा को नष्ट करेगा, जोना पेलुसिडा को नष्ट करेगा, और अंडाणु की झिल्ली को जोड़ देगा शुक्राणु की झिल्ली से। जैसी झिल्ली जुड़ जाएगी एक निषेचन शंकु बनेगा। ये निषेचन शंकु बनने से पहले यहां तक की प्रक्रिया क्या कहला रही है? शुक्राणु का भेदन। शुक्राणु ने भेद दिया। अब भेदन के बाद कहीं ना कहीं ये जो निषेचन शंकु बना है, इस निषेचन शंकु से होते शुक्राणु का केंद्रक अंदर जाएगा और समीपस्थ तारक केंद्र अंदर जाएगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि समीपस्थ तारक केंद्र क्यों जाता है, क्योंकि अंडाणु के पास तारक केंद्र नहीं होता, और बिना तारक केंद्र के विभाजन नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, शुक्राणु का केंद्रक गया, समीपस्थ तारक केंद्र गया। ठीक है, शुक्राणु का केंद्रक आ गया, समीपस्थ तारक केंद्र आ गया। अब शुक्राणु का केंद्रक और अंडाणु का केंद्रक तो जुड़ जाएंगे, जिससे क्या बन जाएगा? युग्मनज बन जाएगा। अब आप मुझे बताएं, क्या ये संरचना जो बनी है, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये संरचना क्या है? सोच समझ कर मुझे बताना। क्या इस संरचना को मैं बोल सकता हूं क्या? निषेचित अंडाणु। सोचो, बोलूंगा या नहीं बोलूंगा? कि एक अंडाणु जिसका जब निषेचन हो जाएगा तो युग्मनज नहीं बनेगा। सोचिए, बोल सकता हूं ना इस संरचना को क्या? निषेचित अंडाणु या युग्मनज। समझ में आ गया? तो ये थी बेटा जी क्या? निषेचन की अवस्थाएं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? ठीक है, अब ये जो युग्मनज बन गया है, अब इस युग्मनज में आगे क्या होएगा? ठीक है, अब एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, सोचना। एक चीज मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूं, सोचना। बेटा शुक्राणु तो कई सारे आ रहे थे ना, 100 से 200 आ रहे थे, जिसमें से केवल एक ही भेद पाया। हमने बोला कि साहब ये अंडाणु है, इसके पास शुक्राणु तो कई सारे आ रहे हैं, 100 से 200 आ रहे हैं ना। जो पहला आया केवल वही भेद पा रहा है, केवल वही निषेचन कर पा रहा है। जो बाकी इसके पीछे आ रहे वो भी तो आकर टच किए ना, वो भी तो आकर जुड़े ना। किससे? इस अंडाणु से। सिर्फ पहला जो आया था वही निषेचन क्यों कर पा रहा है, बाकी जो है वो निषेचन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अब इसका आंसर ना हमारी बुक में डिटेल में नहीं दे रखा होता है, तो टेंशन मत लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास जब होएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों सिर्फ एक शुक्राणु ही अंडाणु को भेद पाता है, बाकी जो आकर जुड़ रहे हैं इस अंडाणु से उसको क्यों नहीं निषेचित कर पाते हैं। पढ़ना, आप भी ढूंढना, मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले टेंशन मत लेना, नेक्स्ट लेक्चर में आकर बताऊंगा। ठीक है, तो आज जो हमने चीज पढ़ी है उसको एक बार फटाफट रिवाइज करा देता हूं। वैसे तो ऑलमोस्ट चीजें मैंने आपको रिवाइज कर दिया। निषेचन के बारे में पढ़ा, निषेचन क्या होता है ये समझा दिया। नर युग्मक मादा युग्मक के पास आता है, उससे संलयन करता है, प्रक्रिया कहला रही है निषेचन। किसने खोजा? हर्टविग ने। किसने? मनुष्यों में, पादपों में या पौधों में किसने खोजा था? स्ट्रासबर्गर ने। हमने बात करी है निषेचन करने के लिए शुक्राणु जो है उसको अंडाणु के पास जाना है। कैसे पता लगेगा शुक्राणु को कि अंडाणु कहां पर है या द्वितीय अंडक कहां पर है? तो द्वितीय अंडक ने एक रसायन निकाला था, कौन सा? फर्टिलाइजन, जो अट्रैक्ट कर रहा था, आकर्षित कर रहा था किसको? एंटी फर्टिलाइजन को। एंटी फर्टिलाइजन किसके ऊपर मिल रहा था? शुक्राणु के ऊपर। शुक्राणु आकर्षित होते 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 उस फैलोपियन नलिका में पहुंचेगा जहां पर द्वितीय अंडक ने क्या निकाल रखा है? फर्टिलाइजर। इस तरीके से आकर्षण हुआ था। फिर हमने क्या पढ़ी बेटा जी? यहां पर निषेचन की अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं थी। सबसे पहला वीर्य स्खलन, दूसरा हमने पढ़ा था क्या बेटा जी? शुक्राणु का संधारण, तीसरा हमने पढ़ा क्या? शुक्राणु का भेदन, और चौथा निषेचन।
ठीक है, तो ये आज हमने पढ़ा है। अब समय हो गया है किस चीज का बेटा जी? आपकी क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। मादा मनुष्यों में निषेचन होता है। मादा मनुष्य जो होती है उनमें निषेचन कहां होता है? बताया हुआ है। फैलोपियन नलिका में कहां होता है? तुम्बिका में, संकीर्ण पथ में, कीपक में या झालर में? सोच समझकर मुझे बताएं। द्वितीय अंडक कहां पर बैठा हुआ है? किसकी वेट कर रहा है? शुक्राणु की। कहां पर बैठा हुआ है? सोचिए, पहले बताया हुआ है, कई बार बताया हुआ है। कहां पर होता है निषेचन? फैलोपियन नलिका में। कहां पर बैठा हुआ है द्वितीय अंडक? कहां पर वेट कर रहा है? दूसरा प्रश्न बेटा, शुक्राणुओं को आकर्षित करने के लिए अंडाणुओं द्वारा स्त्रावित रसायन क्या था? सोचिए, शुक्राणुओं को आकर्षित करने के लिए अंडाणु द्वारा स्त्रावित रसायन कौन सा निकाला गया था? कौन सा रसायन था जो अंडाणु द्वारा निकाला गया है, जो शुक्राणुओं को आकर्षित कर रहा था? पहला फर्टिलाइजन, दूसरा एंटी फर्टिलाइजन, तीसरा दोनों, चौथा कोई नहीं। सोच समझकर आंसर लगाइएगा, प्रश्न को ढंग से पढ़िए। चलिए, समय हुआ समाप्त। आइए डिस्कस करते बेटा जी। यहां पर पहला जो प्रश्न था बच्चों हमारा कि मादा मनुष्यों में निषेचन कहां होता है? ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक मादा मनुष्यों में निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है। फैलोपियन नलिका के भाग आपको याद आ रहे होंगे। ये जो उंगली नुमा संरचना थी, इनका नाम क्या था? झालर। यहां पर तो होगा नहीं, चलो जी। फिर ये क्या थी आपकी? एक शंकु आकार की संरचना थी, कौन सी? आपकी इनफंडिबुलम, जिसको हमने कीपक बोला था। यहां पर भी नहीं होएगा, इधर थोड़ा ना होएगा, है ना। फिर संकीर्ण पथ, ये छोटा सा भाग था, कौन सा? संकीर्ण पथ, ये वाला जो गर्भाशय में जाकर खुल रहा था। अब ये जो बड़ा सारा भाग था, ये पूरा का पूरा, इसको हमने क्या बोला था? तुम्बिका, एम्पुला। इस जगह पर आकर बैठता है द्वितीय अंडक, फर्टिलाइजर निकालता है, एंटी फर्टिलाइजर उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, शुक्राणु वहां पर आता है और शुक्राणु द्वितीय अंडक को बदल देता है अंडाणु में और हो जाता है क्या? निषेचन। तो निषेचन कहां होगा? तुम्बिका क्षेत्र में, भूल मत जाना, ठीक है। दूसरा प्रश्न था कि भैया शुक्राणु को आकर्षित करना था, तो अंडाणु ने क्या स्त्रावित किया? याद करिए, क्या स्त्रावित? एंटी फर्टिलाइजर नहीं, क्या निकाला था? फर्टिलाइजन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी? यहां पर फर्टिलाइजन। तो फर्टिलाइजन किसने निकाला? शुक्राणुओं ने नहीं, यहां पर अंडाणु पूछा है कि अंडाणु ने क्या स्त्रावित किया शुक्राणुओं को आकर्षित करने के लिए। तो याद रखना, फर्टिलाइजन। शुक्राणुओं के पास क्या था? एंटी फर्टिलाइजन था। लेकिन प्रश्न में अंडाणु द्वारा स्त्रावित पूछा गया, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये था हमारा सिंपल से क्विज। 2 प्रश्न थे, आई होप समझ में आ गए होंगे। ये है बेटा जी आज का होमवर्क। सिंपल से 4 प्रश्न है, जरूर करिएगा। ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट लगेंगे, अपने लिए जरूर निकालिएगा, जरूर करिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो किस चीज की बात करेंगे? ये क्या? अंतःरोपण की। अब अंतःरोपण क्या होता है? निषेचन करा दिया, निषेचन के बाद क्या होएगा? अंतःरोपण होएगा। अब क्या होएगा अंतःरोपण? वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मिलेंगे बेटा जी अब नेक्स्ट क्लास में। ओके देन, टाटा।